खाड़ी देश में इजराइल और हमास के बीच की जंग और इंटेंसिफाई हो गई है और तेज़ हो गई है और दुनिया की जो बड़ी शक्तियां हैं वो अभी तक इस मामले में अपना रोकने वाला कोई रुख नहीं बल्कि इस लड़ाई के सपोर्ट वाला रुख उनका दिख रहा है। अमेरिका कह रहा है कि वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और इस बीच गज़ा में हज़ारों की तादाद में बमबारी हो रही है, हाई इंटेंसिटी बमबारी। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे आप देखिए, लगातार हो रहा है। दावत ये भी किया जा रहा है कि 1500 मिलिटेंट हमास के मार दिए हैं उसने। टोटल डेथ टोल का ऑफिशियल नंबर पता करना बड़ा मुश्किल काम, 1500, 1600, अब 1500 तो आतंकवादी मरे हैं उसमें, सारा जोड़ लें तो बहुत बड़ी संख्या होती है। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी मानवता की तबाही हो रही है वहाँ पे। जान माल का इतना भारी नुकसान हो रहा है जो आप देख के आपकी रूह कांप जाएगी। पूरी तरीके से गज़ा को, जो कि एक बहुत छोटा सा 300-350 स्क्वायर किलोमीटर की एक स्ट्रिप है, वहाँ पे हमारी चल रही है। लेकिन ये परिस्थिति बनी कैसे? क्योंकि गज़ा के जो हमास मिलिटेंट ग्रुप है जिसने बीते शनिवार को एक ज़बरदस्त हमला किया इजराइल पे, वहाँ पे भी 700-800 निर्दोष नागरिक मर चुके हैं, सैनिक मिला करके, और बहुत ब्रुटैलिटी भी उसमें देखने को मिली है। तो उसके रिटेलिएशन में जो कुछ हो रहा है इसमें पूरी दुनिया में आप देखें तो अलग अलग तरीके के व्यू आ रहे हैं। कुछ फ़िलिस्तीन के समर्थन में भी हैं, कुछ इजराइल के समर्थन में हैं। अलग अलग थ्योरीज पर अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं, जिसमें से एक जो बयान इजराइल की तरफ से आया है, जो नेतन्याहू उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये लड़ाई शुरू तो हमास ने की है, ख़त्म हम करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा लोडेड स्टेटमेंट है। इससे पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि हम वहाँ की पूरी सप्लाई चोक कर रहे हैं और इस बार हम नक्शा बदल देंगे और ये आखिरी लड़ाई होगी। कैसे इस संदर्भ में इसको समझा जाए, फ़िलिस्तीन की लड़ाई? कुछ लोग कहते हैं कि हमास को आप उससे जोड़ के मत देखिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो भ्रम की दुनिया में जीने वाली बात है कि फ़िलिस्तीन और हमास को आप अलग अलग करके देखते हैं, क्योंकि फ़िलिस्तीन के नेताओं की ओर से एक भी खंडन का बयान ऑफिशियली नहीं आया है, अगर आप उसको अलग करके देखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये पूरी कुल मिला के लड़ाई एक है। अलग अलग खाँचों में आपको अलग अलग दिखेगी, लेकिन जो मूल लड़ाई है वो एक ही तरीके से लड़ी जा रही है। कौन सही कौन गलत है, इस जजमेंट पे मेरा जाने का इसलिए इरादा नहीं क्योंकि फिर वो ऐतिहासिक बहस 500 BC पूर्व से शुरू होगी और 1948 तक जाएगी। मैं उस पर दिलचस्पी नहीं रख रहा हूँ इस समय, क्योंकि मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये लड़ाई कैसे रुके और एक एमिकेबल हल क्या हो सकता है, या फिर ये लड़ाई और एस्केलेट होगी और पूरी दुनिया को बिजनेस के तौर पे परेशान करेगी और उस इलाके के लोगों को उनकी जान माल के तौर पे परेशान करेगी। इसी को समझने की आज कोशिश करेंगे। बातचीत में हमारे साथ हैं पूर्व डिप्लोमेट विवेक काटजू जी, स्ट्रेटजिक मामलों के जानकार कमर आगा जी, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा जी और वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो लड़ाई चल रही है, तो जो एक स्टेटमेंट कमर आगा साहब ये दिया गया है इजराइल की तरफ से कि लड़ाई शुरू तो हमास ने की, ख़त्म हम करेंगे, क्या मतलब है इसका? देखिए, ये इस तरह के स्टेटमेंट पहले भी आ चुके हैं। जब वो गए थे हिजबुल्लाह के लिए खत्म करने के, नहीं हो पाया। आइडियोलॉजी को आप नहीं खत्म कर सकते। यही प्रॉब्लम उनके साथ भी आई, अब अमेरिकन के भी साथ में आई अफगानिस्तान में, फिर उसके बाद वहां पे भी क्या कहते हैं, इराक में भी। उससे पहले आप आर्म सोल्यूशन है ही नहीं, मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। और मैं हिजबुल्लाह या इस तरह के जो संगठन है आतंकवादी, उनके फेवर में नहीं हूँ। बिल्कुल आतंक के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। आप शायद जो मुझे सुनते रहे वो जानते होंगे। बात यह है कि जो मूल काज है, जब तक ऑक्युपेशन है तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। हमस नहीं रहेगी, कोई और खड़ा हो जाएगा, वो नहीं रहेगा तो कोई और खड़ा हो जाएगा। ये हम देख रहे हैं, ये बहुत समय से चल रहा है। और ये मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, बातचीत से ही हो सकता है, जो ओस्लो अकॉर्ड में तय हुआ था अराफात और ये ज़ाक रमीन के बीच में अमेरिका के अंदर। मैं समझता हूं कि वही एक सोल्यूशन है। इतने दिन से उसके बाद से कोशिश हो रही है कि उससे सब डिविएट कर गए हैं, फिर दोबारा इसमें ये कि उससे सब मुकर गए और उसकी वजह से ही समस्या बनी हुई। ये बातचीत होनी चाहिए। बातचीत के लिए पार्टनर हमको ढूंढने पड़ेंगे, और पार्टनर जो भी होगा वो पैलेस्टाइन अथॉरिटी हो सकता है और कोई दूसरा नहीं हो सकता। बाकी सारे ग्रुप इजराइल रिकॉग्नाइज नहीं करता। पैलेस्टाइन अथॉरिटी का उनके साथ संबंध है
और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी वो करते हैं, और इसी कारणवश पैलेस्टाइन अथॉरिटी जो कमजोर हुई और हमास और ये सब ग्रुप खड़े हुए, क्योंकि जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी ने को प्रॉमिस किया था इजराइल ने, वो डिलीवर नहीं हो पाया, तो नए ग्रुप खड़े हो गए। मेरा मानना ये है केवल कि ये बातचीत का मसला है, इसमें सबको बैठ के बात करनी चाहिए, अरबों को भी, और फिर दूसरी तरफ ये कि यूरोप के जो बड़े देश हैं, अभी नहीं तो ये बढ़ जाएगा, और ये इसके बढ़ने के बहुत चांस नजर आते हैं। इस समय अरब वर्ल्ड में इतना गुस्सा है कि आप सोच नहीं सकते। प्रो अमेरिकन रिजीम्स इतने प्रेशर में हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया में हो या किसी भी देश में हो। सऊदी अरेबिया ने सोशल उसके नाम पे पैसा बांटना शुरू कर दिया है कि लोग गुस्से में ना आए और उसके खिलाफ काम करें, गवर्नमेंट पॉपुलर रहे, तो उन्हीं ने सोशल स्कीम्स जो होती हैं उसके तहत पैसा बांट रहे हैं। बहुत कई बिलियन डॉलर होगा वो जो आएगा। तो इस तरह से काम नहीं बनेगा, और ये प्रो अमेरिकन रिजीम्स अगर भी लेकिन खतरा। कमर सर, ये पीस टॉक्स तो सऊदी अरब के नेतृत्व में ही हो रहा था कि एक मैत्रीपूर्ण संबंध इजराइल के साथ बने, और सब लोग उसको एक्सेप्ट, नेतागिरी तो वही कर रहे थे। अब वो खुद इसमें फंस गए क्या? नहीं, अमेरिकन के पीस टॉक्स अमेरिकन ने, अमेरिका गारंटर था, अमेरिका में ही ये साइन भी हुई थी, क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन था, वहां पे ये हुआ था। लेकिन जो फाइनल स्टेटस, जब फाइनली जो एग्रीमेंट हासिल हुआ, इन लोग को मिला, उसमें पीएलओ को बंदुस्तान से भी खराब हैसियत मिल रही थी, जिसको अराफात ने मना किया। नहीं, कमर साहब आप पहले वाली बात करें, मैं तो अभी एकदम ताजा करंट बात कर रहा हूं। इस वक्त ये एक मैत्रीपूर्ण फ्रेंडली स्मॉटफेयर बनाने की कोशिश हो रही थी, जिसमें सऊदी अरब एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले कर रहा था वेस्ट के बिहाफ पे कि इजराइल के साथ एक ठीक ठाक संबंध बने। नहीं, कतर करता है, कतर कर रहा था। कतर आज भी इन्वॉल्व होगा बातचीत में, कतर ही इनके साथ डील करता है। कतर लिंक है अमेरिका, यूरोप और सबके बीच में। हमास या इस तरह के जितने संस्थान हैं, या इजिप्ट में जब हुस्नी मुबारक पावर में आए थे उस समय भी वो कतर देखता था। हमास को सऊदी अरेबिया बिल्कुल नहीं पसंद करता, क्योंकि ये एक वहाबी मूवमेंट नहीं है, ये एक दूसरा अखवान मुस्लिम ब्रदरहुड का मूवमेंट है, जो वहाबीइज्म के खिलाफ है, जो किंगशिप के भी खिलाफ है। तो इसलिए वो इनको नहीं डील करते। सऊदी अरेबिया ने $12 बिलियन इजिप्ट को दिए थे कि मुर्सी की जो हुकूमत आई थी, बनी थी, इससे पहले हुकूमत हुई थी, कि उसको ओवरथ्रो करके जब ये आए हैं सीसी, उस हुकूमत को संभालने के लिए $12 बिलियन दिए थे। तो कतर से जो सऊदी अरेबिया की लड़ाई थी, वो भी इसी बात पे थी कि वो कतर जो है हमास और इस्लामिक ब्रदरहुड जो है उससे डील करता है। लेकिन यह है कि इस समय सऊदी अरेबिया ने एक प्रोएक्टिव रोल दोबारा से लिया है। सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है जिसका अमेरिका और यूरोप सबसे बहुत अच्छे संबंध है, प्रो अमेरिकन देश है वो, और उसने दोबारा से कहा है, वो देखने की बात है। आगे हम लोग जी, मैं एक छोटा सवाल और आपसे लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं जाता हूँ दूसरे लोगों के पास। ये जो बात आपने पीएलओ वाली रखी थी, जब यासर अराफात थे, उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम हो गई या नाकाम कर दी गई, जो भी परिस्थितियाँ रही आप बताएं। अपने आप में जो पैलेस्टाइन मूवमेंट था वही इररिलेवेंट टाइप का हो गया था, क्यों हुआ था वो ऐसा? वो इररिलेवेंट इसलिए हो गया कि जो उन्हीं ने वायदे किए थे वो डिलीवरी नहीं कर पाए। अगर पैलेस्टाइन 2 स्टेट सोल्यूशन अगर आ जाता, पैलेस्टाइन स्टेट का गठन हो जाता, तो वो रिलेवेंट रहते। वो बातचीत चली लंबी, कोई प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ इजराइल साइड से। फिर उसके बाद हुआ ये कि इस तरह के इस्लामिक मूवमेंट बढ़ना शुरू हो गए, पीएलओ धीरे धीरे वीक हो गई, अराफात की डेथ हो गई। अब पीएलओ की जो हालत है वो बहुत ही खराब है इस समय, और खासतौर से पैलेस्टाइन अथॉरिटी की तो सपोर्ट बेस बिल्कुल ही नहीं। उसका जो वैक्यूम था जो क्रिएट हुआ, उसमें हमास, इस्लामिक जिहाद, ये मिलिटेंट मूवमेंट खड़े हो गए। ये वो पीरियड था जब इस्लामिक मूवमेंट तमाम इस्लामिक वर्ल्ड में गेन कर रहे थे, अपनी अपनी जगह फैल रहे थे। उसमें इस्लामिक मूवमेंट ये हुआ कि सेकुलर डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो पीएलओ का है वो डिलीवर नहीं हो सकता, इसलिए हमको गो बैक टू इस्लामिक रूट्स, और इस्लामिक मूवमेंट की बात शुरू हुई। और ये पूरे तमाम अरब वर्ल्ड में यही हुआ कि इस्लामिक मूवमेंट शुरू हो गए। इजिप्ट में भी वो आ गई बहारे अरब जिसे कहते हैं, यानी ये कि अरब स्प्रिंग आई और पूरे अरब वर्ल्ड में फैली।
जी। और उसके बाद जो हुआ सब कुछ हुआ, हम सब जानते हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से। अब ये है कि खैर हमको हिस्ट्री में नहीं जाना चाहिए, आपने बहुत अच्छी बात की। बात ये है, मेरा सिर्फ कहने की मतलब ये है, इतना तात्पर्य जो है वो ये है कि ये इससे नहीं हो पाएगा हल। ये पूरा लेवल कर दें, कई बार बहुत सी जगह बिल्डिंगें वहां पे लेवल हो चुकी हैं, उस कई बार उनके कमांडर्स मारे जा चुके हैं, कई बार उनकी लीडरशिप का भी हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद नए लड़के ज्वाइन कर लेते हैं, नए कमांडर्स आ जाते हैं और नया मूवमेंट उससे ज्यादा स्ट्रांग खड़ा हो जाता है। ये बहुत मुश्किल है इस तरह से। बातचीत ही हर मसले का हल होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो बात कही है वो बहुत कांटे की है कि युद्ध का काल समाप्त हो चुका है, अब केवल बातचीत। यूक्रेन में भी यही हो रहा है, युद्ध कर रहे हैं, कोई जीत नहीं सकता। ये सर बहुत अच्छी बात आपने कही कि बातचीत, एक्चुअली सच भी यही है, मतलब तात्कालिक या सबका सच यही होना चाहिए कि बातचीत से मसले हल होते हैं, लेकिन दुनिया में मैंने कोई मसला हल होते देखा नहीं जो बातचीत से हल हो जाए। विवेक सर, हमस को क्या हासिल होगा इस तरह का हमला करते के, ये जानते हुए कि वो बहुत छोटे हैं, एक राज्य से लड़ने जा रहे हैं, देश से लड़ने जा रहे हैं जिसके पीछे पश्चिम की बड़ी बड़ी ताकतें खड़ी हैं, वो स्वयं में एक बहुत बड़ी ताकत है। तो क्या ये अपना रेलेवेंस बनाए रखने के लिए, या जो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश हो रही थी सऊदी अरब इन सबके मिलके, उसको तोड़ने के लिए क्यों इससे क्या हासिल होगा उसको? अब एक तो मुझे लगता है आक्रोश है फलस्तीनी दुनिया में, फलस्तीनी लोगों में, चाहे वो हमस के हों समर्थक या पीएलओ के फतह के समर्थक हों। एक आक्रोश ये है कि उनकी एक भूमिका थी अरब दुनिया में, पैलेस्टीनियन कॉज, अंग्रेजी में अगर आप इजाजत दें तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल, कॉज अप फ्रंट। यानी अगर अरब किसी भी अरब नेता से किसी और नेता की बात होती थी, नॉन अरब नेता की, पश्चिम के नेता या भारत के नेताओं की, तो पहली बात होती थी पैलेस्टीनियन कॉज। वो पीछे चला गया, वो बैकग्राउंड में चला गया, और अरब के जो और देश हैं वो इस समस्या से तंग आ गए, जिच आ गई थी उनकी तबीयत, और वो चाहते थे कि ये भूल जाए। तो मैं तो समझता हूं इसका एक बहुत असर पड़ा, और वेस्ट बैंक पे पड़ा, गाजा में पड़ा, फलस्तीनी जो डायस्पोरा है उस पर पड़ा, और ये एक अंदर से एक भावना निकली, उत्पन्न हुई कि हमें किसी तरह फिर रेलेवेंट होना। और दूसरा आपने कहा कि जो एक प्रक्रिया चल गई थी, अब्राहम अकॉर्ड्स जो हुए, जो अब ये हो रहा था कि सऊदी अरेबिया और इजराइल में नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, जो हमने एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर आईमेट जो G20 के दौरान शुरू हुआ, उससे भी ऐसा ही लगा कि अब आगे का रास्ता खुल गया है। यूएई और कई देश जो हैं वो इजराइल से नॉर्मलाइज कर लिए हैं रिश्ते, यहाँ तक कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो गए हैं, कोऑपरेटिव रिलेशंस हो गए, और अब सऊदी अरेबिया भी उसी रास्ते पर चल रहा है। तो इससे ऐसा मैं महसूस करता हूं कि फलस्तीनी लोग जो थे उनको, और उनके जो नेतृत्व था, उनको लगने लगा कि वो उनकी रेलेवेंस और खत्म हो जाए, और उसके कारणवश फिर एक इजराइल को इजाजत मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी कि जो वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके साथ साथ अगर आप इतिहास में, नीरज जी, अगर मैं आपसे गुजारिश करूं तो ऐसे मसलों में इतिहास में कुछ हद तक जाने के अलावा और कोई रास्ता है नहीं समझने के लिए। तो इतिहास में अगर आप जाएं तो आप देखें कि एक 67 के बाद, 1967 के युद्ध के बाद इजराइल ने जो टेरिटरीज ऑक्यूपाई की थी, पहले तो ये था कि भाई ये टेरिटरीज ऑक्यूपाई इजराइल ने करी हैं, इसी के एक्सचेंज में ये होगा कि अरब फलस्तीनी और अरब दुनिया ये मान लेगी कि इजराइल हैज द राइट टू एग्जिस्ट। फिर उसके बाद टू स्टेट सोल्यूशन की बात होने लगी। इससे जो इजराइल में एक नेतृत्व बना, जो स्ट्रॉन्ग नेतृत्व बना, जिसके नेतन्याहू एक प्रतीक है और उनका दबदबा रहा है इजराइल के पॉलिटिक्स में,
और एक तबका आया इजराइल में, उनका ये सब नहीं होगा, 2 स्टेट सोल्यूशन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम फलस्तीनी स्टेट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते और फलस्तीनी स्टेट को कभी उनकी एक फौज बनाने की इजाजत नहीं दे सकते, हम इनको ट्रस्ट नहीं करें। उसके चलते इजराइल ने इंक्रोचमेंट शुरू कर दी वेस्ट बैंक में, सेटलमेंट्स आने लगी और सेटलमेंट बढ़ती गई, इससे आक्रोश बढ़ता गया, एक घटनाक्रम शुरू हो गया और फिर वक्त वक्त पर घटनाएं होने लगी, जबकि एक सिलसिला शुरू होता था एजिटेशन का, इंतफादा 2 हुए, एजिटेशन का शुरू होता था, आतंकवादी घटनाएं होती थी और इजराइल का एक जवाब आता था जो बहुत ही जबरदस्त होता था। अब इसके साथ इजराइल में ये भावना हो गई कि वो साइंटिफिक पावर है डिफेंस की दुनिया में जो कि है, और उन्होंने आयरन डोम बनाया, उन्होंने अपना पूरा एक डिफेंसिव सेंसर्स लगाए जो कि दुनिया में बहुत कामयाब माने जाते हैं, सेंट्रलाइज कमांड था। ये नहीं रियलाइज किया और ये कभी भी उनके सपने में भी नहीं आया कि एक दिन ये हो सकता है कि 1000 से ज्यादा गाजा में के हमास के मिलिटेंट्स या आतंकवादी इजराइल के अंदर घुसकर तबाही मचा सकते हैं जिस तरह की उन्होंने मचाई। इट वॉज, आई थिंक, अगर आप अगर इजाजत दें, इट वॉज अ फेलियर ऑफ इमेजिनेशन। सर विवेक साहब, मैं दोबारा आऊँगा इस वाले में, इसको एक्सप्लेन कराऊंगा आपसे। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ये एक मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है, मैं तो यहाँ बैठ के सोच रहा हूँ मुंबई में, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हज़ारों की भीड़ आपके यहाँ घुस गई, 1000-2000 रॉकेट मार दिए, बुलेट से मतलब बाइक से गए, एयर से गए, ट्रूपिंग करी, बुलडोजर ले गए, मोसाद, CIA सब सो रहे थे क्या? तो मुझे तो लगता है कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ये, कि ऐसा होना चाहिए। क्या हुआ आई डोंट नो, मैं ये सब कल्पना के आधार पर कह रहा हूँ। मैं दोबारा आऊँगा तो इस पर आपसे एक्सप्लेनेशन दूंगा। एक बार और मेहमानों को ले लूँ। शिवकांत जी, मामला रुक नहीं रहा है। रशिया कह रहा है कि फ़िलिस्तीन के स्वतंत्र अस्तित्व की ज़रूरत है। अरबी देश जिसको आप और विखंडित करके खाड़ी देश भी इसको कहते हैं, मैं पूरे को अरबी देश कह रहा हूँ, वो भी अपनी अपनी पोजीशन लेके बैठे। लग नहीं रहा है कि ये रुकने वाला है इतनी जल्दी सर, बढ़ रहा है ये तो। इस वक्त कोई रोकने की कोशिश पश्चिम की तरफ से इसलिए नहीं कर रहा कि बहुत से उनके लोग भी फंसे हुए हैं। जो 150 बंधक हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए, उसमें करीब करीब 1 दर्जन ऐसा शक है कि अमेरिकी हैं और लगभग उतने ही यूरोपीय भी हैं। तो जब तक वो नहीं छूट जाते और उसको छूटने में वक्त लगेगा, तब तक ये लोग इसराइल का ही राग अलापते रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो वजहें कमरागा साहब ने बताई और जो वजहें काटजू साहब ने बताई, वो अपनी जगह बिल्कुल सही, लेकिन एक नई वजह तैयार हो रही है। वो वजह ये है कि जिस तरह ये अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए सऊदी अरब को मिला करके इसराइल के साथ एक नया मतलब गठजोड़ तैयार हो रहा था, वो ईरान को बिल्कुल भा नहीं रहा था। ईरान के साथ एक तो आपने न्यूक्लियर जो एग्रीमेंट था वो तोड़ लिया, उसके बाद आप उसके दुश्मन सऊदी अरबिया को इसराइल के साथ मिला करके उसे बिल्कुल जो है वो इरेलेवेंट बना रहे हैं। तो उसने, मुझे लगता है, ये देखा कि ये मौका है, इसको रोकने का और कोई रास्ता नहीं है। हमस जो है वो उनसे मदद लेता है और हिजबुल्लाह और हमस के ताल्लुकात रहते हैं, तो उनको तैयार किया जाए और हो सकता है कि उन्होंने हमले के लिए उकसाया हो। और हमस को उकसाने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही खार खाए बैठे रहते हैं। और जो ये ठीक है कि गाजा में ऐसा कुछ पिछले अगर 2-3 महीने की आप घटनाएं उठा के देखें तो कुछ ऐसा कोई बड़ा कांड इसराइल ने नहीं किया, लेकिन इसराइल इस तरह के कांड पश्चिमी किनारे में कर रहा था। वहाँ करीब करीब 200 लोग जो हैं वो इस साल ही मारे गए हैं और काफी लोगों को इन्होंने बिना बात जेल में डाल दिया है और पता नहीं अल-अक्सा में तरह तरह के इन्होंने कांड किए। तो हमास को ये लगा कि इस बहाने हमें, एक तो जो महमूद अब्बास साहब की नेतृत्व पे सवाल उठ रहे हैं तो वो कमजोर पड़े हुए हैं, तो हमें फिलिस्तीनियों की चौधराहट मिल जाएगी
और जो है इसके लिए कुर्बानियां तो देनी पड़ेंगी, तो वो देने के लिए तैयार थे, उन्होंने किया। तो ये ईरान का खेल है। तो यहाँ 3 सबसे बड़ी समस्याएं हैं। ये मामला तब हल होगा। सबसे बड़ी समस्या, जैसा कि काटजू साहब ने कहा और कमर आगा साहब ने भी कहा, कि पिछले 57 बरस से इसराइल ने लगातार पश्चिमी किनारे में अपनी बस्तियां बसा बसा के उस 22% जमीन को कोई 15% तक वो ले आए हैं, क्योंकि उसमें इतने 20-22 एनक्लेव बना दिए हैं चारों तरफ, और बीच बीच में बस्तियां हैं। तो वो कोई एक क्षेत्र है जिसमें फिलिस्तीनी राज है, वास्तव में वो कुछ नहीं बचा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था, कोई इस बात को उठाता नहीं है, 10 लाख के आसपास फिलिस्तीनी शरणार्थी अरब देशों में तरह तरह छितराए हुए हैं, केवल ईरान में नहीं है। तो इसलिए ईरान का कुछ बिगड़ता भी नहीं है। अगर रोष फैलेगा पूरे अरब जगत में तो भुगतना पड़ेगा जॉर्डन को, भुगतना पड़ेगा इराक को, भुगतना पड़ेगा मिस्र को, इन सबको भुगतना पड़ेगा। इसराइल का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ईरान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए वो खुश है और वो भड़काता भी रहता है। तो ये दूसरी बड़ी समस्या है। और तीसरी जो बड़ी समस्या है वो ईरान और सऊदी, इन दोनों की जब तक एक राय नहीं होगी तब तक आप खाड़ी से होकर के कोई शांति का इस तरह का रास्ता जो है वो बना नहीं सकते हैं। उस रास्ते को बनाने के लिए आपको ईरान को पैसिफाई करना होगा, और ईरान को बैकिंग मिल रही है चाइना की। तो इस वक्त ये बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल भी चल रहा है। तो सर शिवकांत जी, फिर ये बातचीत वाली बात तो फिर रह जाएगी जो कमर साहब कह रहे हैं, जो कि एक सही तरीका भी है। ईरान और सऊदी अरब को एक साथ कैसे बात से मनाया जाएगा? देखिए, दोनों एक बात पर ही सहमत हो सकते हैं कि अगर आप 2 स्टेट सोल्यूशन के तहत अगर आप अपनी बस्तियां उजाड़ दें, जो कि इसराइल के लिए अब असंभव, इसराइल में आप सरकार ही नहीं बना सकते अगर उन बस्तियों को आप हटा दें। उन बस्तियों का बनना रोकना काफी है नहीं। तो आप 2 स्टेट सोल्यूशन मुझे बताइए देंगे कैसे? और वो 10 लाख जो शरणार्थी हैं फिलिस्तीनी, वो वापस कहाँ जाके रहेंगे? इनके सर पे जाके रहेंगे क्या? ये प्रश्न जो आपने रखा है ना सर, यही समस्या की जड़, जो कमर साहब ने कहा कि इशू ऑक्यूपेशन का है। किसकी है वो ज़मीन? जोड़ लीजिए आप 400, 500, 800 साल, जितने साल से इतना पीछे मत जाइए ना। आप अगर 1948 की ही बात करें तो 43% जमीन तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दी थी। नहीं तो सर, जब अरबियों ने कब्जा कर ली थी तो वो उस समय करते ना, उन्होंने तो खुद कब्जादारी कर रहे थे। ये बात ठीक है आपकी, वो अरबों ने उस पर कब्जा कर लिया था, तो कभी स्वतंत्र तो रही नहीं। 48 में अरब लोगों ने उस पे 27% पे कब्जा किया, और 18% वो मतलब लड़ाई में उन्होंने खो दी थी। उसके बाद से वो लगातार घटती आई। करेक्ट। वो नक्शा अगर मैं दिखाऊंगा कल परसों में आपको, वो नक्शा अगर आप देखें तो 48 से लेकर अब तक की किस तरीके से वो पूरा इलाका बदलता गया है, ये भी अपने आप में एक इशू है। जनरल साहब, ये लड़ाई ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रही है, और चिंता इस बात की हो रही है कि इससे फिर पूरे खाड़ी देश में तनाव की स्थिति पैदा होगी, जिसका असर फिर पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पड़ेगा, इकोनॉमिक एंगल से भी और तमाम चीज़ों से। आपको लगता है कि ये लड़ाई जल्दी रुकने की संभावना है या और बढ़ेगी? और जैसे एक बात कमर साहब ने कही कि आइडियाज़ मरते नहीं हैं, क्या गारंटी इस बात की कि 20 दिन बाद ये लड़ाई हम मान लें कि रुक गई है और उनके 10-20 फिदाइन बैठे हुए वहाँ पे छुपे हुए बंकर में, 20 दिन बाद फिर से ही काम शुरू हो जाए? तो ये कैसे ख़त्म होगा? तो जो बात नेतन्याहू ने कहा है कि अब लड़ाई हम ख़त्म करें, कैसे ख़त्म करेंगे? देखिए नितिन जी, आपने शुरू किया कि हम इतिहास के पन्नों में नहीं जाएंगे, आगे लेंगे, मगर हम कहीं सेलेक्टिवली इतिहास के पन्नों में जाते हैं, जो कि हमारे स्टीम्ड पैनल में बैठे हुए सारे लोगों ने कहा कि एक इतिहास से आप इसको मोड़ नहीं सकते। अब ये बात बनती है कि इतिहास को कहाँ से लिया जाए। कोई कहता है 1948 से ले लो, कोई कहता है 1917 से ले लो, जबकि इसराइल के लिए जो ब्रिटेन ने पूरा सोचा था। कोई कहता नहीं, बहुत पीछे चले जाओ कि माउंट टेम्पल जो बात होती है, जहाँ से सबसे पुराना जो मजहब है जो इनका है इजराइल का जुडाइज्म, और उसके बाद फिर जो इस्लाम तो सबसे लास्ट में आया है, उसके बीच में मिडिल में जो आता है वो वहाँ पर, क्योंकि वहाँ से हमारे क्रिश्चियनिटी का भी बहुत बड़ा जैसे साहब का भी लगा हुआ है, क्योंकि वो एक जगह ही जेरूसलम है जहाँ से 3 जगह निकली हैं। तो इतिहास के पन्नों को आप कहाँ पलटेंगे, आप कहाँ आप, और कौन करेगा?
वो डिबेट हो सकती है, मगर ये आप ये लेके चलिए कि आपको ये जान के आप थोड़ा सा 1 सेकंड देंगे, सबको दिया है। ये 17 करोड़ होते थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले, जो यहूदियों की ज्यूज की संख्या होती थी 17 करोड़ होती थी। आज के दिन में मात्र 1.5 करोड़ है, जिसमें 65 लाख रहते हैं इजराइल के अंदर में और 55 लाख रहते हैं यूनाइटेड स्टेट और छोटे मोटे जो इंडिया में भी हैं। तो ये तो चीज है जो वहां पर। अब फलस्तीनी कहता है कि ये हमारा ही लैंड है, तो आपने एक ये हमारा पूरा का पूरा, आप शायद नक्शा भी दिखाएंगे जिसमें वो नक्शा मैं भी देखता हूँ, ये नक्शा जिसमें आप दिखाएंगे कि ग्रीन है छोटे छोटे होते हुए, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो आप तो उसको समझना ही नहीं चाहते उन यहूदियों को जो पहले क्रिश्चियनिटी से लड़ता रहा ना। हिटलर भी तो क्रिश्चियन ही था ना, जो उसने पूरे हॉलोकास्ट में खत्म कर दिया। उसको एक जगह मिली जहां पर आके ब्रिटिश ने बोला कि आप रह जाओ। 1917 से लेकर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद उन्होंने अपनी जगह बनाई। और ये देखिए 48 में तो केवल ये इंडिपेंडेंट हुआ ना। आप क्यों पूछ रहे हैं कि कब खत्म होगा? तो इंडिपेंडेंट घोषित किया कि हम इंडिपेंडेंट, और बड़े तरीके से उन्होंने लिया और ये भी सोचा कि हम शायद फिलिस्तीनियों के साथ रह पाएंगे। अब हुआ क्या? अभी कोई कहता है कि फिलिस्तीनियों ने इनको बुला के जमीन दे दी। अब माउंट जो टेम्पल है, आगा साहब तो बहुत माहिर हैं, मगर वो सेलेक्टिव चीज़ों के ऊपर में हम जाते हैं। माउंट टेम्पल है, वहाँ के जो बाहर है अल्का मॉस्क है, वहाँ पर भी तो जूस का इबादत गृह है, सबसे हॉली प्लेस है। वहाँ उनको इबादत करने की इजाज़त नहीं है। वो तो उनका नंबर 1 है, सेकंड ये तो थर्ड है ना, मक्का मदीना उसके बाद में। पूरा अरब वर्ल्ड, अरब इजरायली वॉर को ये पढ़िए या डीपली जाइए पूरी। और आप कहते हैं मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन ही वही है। हम ये नहीं कहेंगे मैं मिलिट्री मैन हूँ, क्योंकि हम उसको कहते हैं वो सब डिप्लोमेटिक तरीका है। डिप्लोमेटिक तरीके में किसी अभी ऑस्लो अकॉर्ड को कह दिया कि उसको मानना है। ऑस्लो अकॉर्ड में अराफत साहब गए थे। अराफत साहब की PLO कब आई? 1964 में ना बनी। और क्योंकि भारत भी उसको साथ खड़ा रहा, क्योंकि वो नॉन वायलेंस तरीके से, उन्होंने सेक्युलरिज्म तरीके से वो करना चाहते थे। आप पढ़िए ना उनके बयान को देखिए, वो आज भी है, यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, उसमें लिखिए ऑस्लो अकॉर्ड के बाद जब वो वापस आए यहाँ पर यही फिलिस्तीनियों की धरती पे, तो उन्होंने कहा कि क्यों आप साइन करके आ गए? तो उन्होंने कहा कि वो साइन तो मैंने कर दिया है मूर्ख बनाने के लिए, मगर कोई ऐसा नहीं है कि मैं उसको, इसलिए वो आज तक नहीं पूरा हुआ है। अब आप बताइए, आपने कहा 67 ने किसी ने यूज़ किया ना, जो 6 डे वॉर था, उसके पहले जब अरब इजराइल वॉर हुआ 1948 में, तो पूरी धरती ना जो जिसके ऊपर में अब ये गाजा स्ट्रिप भी वहीं से बनी हुई है ना, वो वेस्ट बैंक, जेरूसलम, ईस्ट जेरूसलम, ये तो सारा का सारा पकड़ लिया था। उसके पहले की बात है 48 में। उसको 67 6 डे वॉर में जब नेतन्याहू साहब आर्मी ज्वाइन किए थे, ये भी अमेरिका में थे, वहां से लौटे थे जी, और उसके बाद इन्होंने उसको पकड़ा। उसके बाद इसको छोड़ा। और ये जो अब्राहम अकॉर्ड, जो ऑस्लो अकॉर्ड जो 93 की है, यम का पूरा वॉर, तो आप वॉर में नहीं जाएंगे तो ही देखेंगे। इजिप्ट जो था ना, यम का पूरा वॉर तो वहीं से चली थी ना, पूरे जॉर्डन ने पकड़ लिया था इस इलाकों को। आज जॉर्डन से उनकी दोस्ती है, ठीक है, नेबर, हम पाकिस्तान से दोस्ती नहीं कर पाए। इजिप्ट आपको हैरानी होगी, इजिप्ट ने जो वो आपका क्रॉसिंग प्लेसेस हैं, जो रफा से वहां से टनल से जाते हैं ना, उसको 48 आवर्स पहले बंद कर दिया था। इजराइल को बताया कि ये हमास का अटैक आने वाला है। यस, नहीं है, सही है, नहीं, मैंने फैक्ट है सर, ये बिल्कुल सही है, इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ बैठे हुए लोग नहीं है, आज इजिप्ट में नहीं इनके साथ खड़ा हुआ है। मगर हम बात करते हैं पूरी खाड़ी देश की, क्यों मुस्लिम वर्ल्ड की, मुस्लिम वर्ल्ड आ जाएगा, उनको करेगा। इसके साथ तो यहूदियों को तो क्रिश्चियनिटी ने भी बहुत मारा ना, उनको तो पूरा गैस चैम्बर में डाल दिया था। सुनिए बात, यदि आप छोटे से लेकर के चलेंगे और आप कहेंगे मिलिट्री सोल्यूशन ही नहीं, हम मिलिट्री लड़ाई लड़ रहे हैं। हमास का क्या है, हमास कब आया और क्या चीज हुई? आप ये नहीं मानना चाहते हैं कि 2005 में ऑस्लो अकॉर्ड के बाद जो अनिल सोरेन साहब थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि पूरा गाजा स्ट्रिप PLO को आप ले लीजिए, ठीक है। उस समय तो
और क्या वहां 2 साल के अंदर में सिविल वॉर होता है, और ये जो हमास जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसको बड़ा अच्छा तरह से कर दिया मुस्लिम ब्रदरहुड, जो इजिप्ट अब नहीं मानता है, जो 1920 ईस्वी में चला था मुस्लिम ब्रदरहुड की, वो लेकर के वो खड़ा करता है और वो अपने इसमें लिखता है, क्या लिखता है कि जिहाद से हम फलस्तीन की एक एक इंच को ले लेंगे। यही है ना मोसाद का या जो हमास का क्या क्या स्टैंड है। वो तो कहता है कि किसी दरख्त के पीछे यदि आप खड़े होगा, एक इजरायली, एक यहूदी, तो पेड़ हमें बता देगा, पत्थर बता देगा कि यहाँ छिपा है, हम उनको खोज के। जी जनरल साहब, हाँ, ये आपने भी नहीं सुने ना नीरज साहब, आपने भी ये कह दिया कि भारत के स्टैंड को, क्योंकि आप भी सिलेक्टिव ये बात करना चाहते हैं। नहीं जनरल साहब, एक मिनट सर, जो टेररिज्म का है, जनरल साहब सुनिए तो आप मेरी बात। हमें एक शांति खोजनी है। नहीं जनरल साहब एक मिनट सुन तो लीजिए सर। करते हैं तो आप सुनिए, मैं आपके ऊपर क्वेश्चन कर रहा हूँ। नहीं मेरे ऊपर क्वेश्चन तो कर रहे हैं आप, मेरी बात तो सुनिए। मैंने जब ये कहा था कि अगर हम नहीं चल सकता नहीं सर, जनरल साहब एक मिनट सुन लीजिए ना। एक बात जो आप हिस्ट्री बता रहे हैं इससे मेरा डिसएग्रीमेंट नहीं है। मुझे भी मालूम है कि वहां पे 3 धर्मों का जो 35 एकड़ की जमीन का लफड़ा है वो है, और उसमें पहला हक किसका है, यहां पे वैल्यू जजमेंट आता। मैंने इसलिए कहा था ये बात कि आप कहां से शुरू करेंगे, 1935 से शुरू करेंगे और उससे पहले चले वहां से हम शुरू करेंगे, तो यहां पे हमें फिर एक अलग डिबेट में जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि उतना पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा समय उतना नहीं है। आप जो बता रहे हैं इससे मैं 100% सहमत हूं कि अगर हमस ये कह रहा है कि मैं एक एक इजरायली यहूदी को मार के लूंगा जमीन, ये तो ये आतंकवादी है और क्या है, इससे कोई डिसएग्रीमेंट थोड़ी किसी का। आज भारत का जो स्टैंड है, जो गवर्नमेंट का स्टैंड है, उसके बारे में बात करना। हमारा स्टैंड क्या है कि एक टेररिस्ट अटैक है, हाँ। हम टेररिज्म के बरखिलाफ हैं, इसलिए हम खड़े हैं इजराइल के साथ में, यही स्टैंड है। वो हम ना तो हम फिलिस्तीन, आप जब कहते हैं हमास इज फिलिस्तीन और फिलिस्तीन इज हमास, आपका डिबेट ही गलत है ही नहीं। हमास फिलिस्तीन नहीं है, इसको आप नहीं मानेंगे तो ये पूरी बेईमानी है, कोई सलूशन नहीं है। और आप शांति की बातें करेंगे। एक आप बताइए, एक मरी हुई महिला के ऊपर में यदि आप बलात्कार करते हैं और अल्लाह अकबर कहते हैं और उसको हम डिफेंड करें आज के दिन में, और वही चीज जो जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन करता है 1971 वॉर के बाद, वो खड़ा होता है, बोलता है भारत से लड़ रहे, तो फिर वो गलत क्या कर रहा है। कमर साहब इसमें कुछ आप टिप्पणी करना चाहते हैं? कमर आगा जी। नहीं, मैं क्या बताऊं, मैं पूरा डिसएग्रीमेंट है इनसे। इंडिया आज भी पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है, इंडिया पैलेस्टाइन को छोड़ नहीं सकता। इंडिया कैसे ऑक्यूपेशन दूसरे मुल्क का चाहेगा कि इजराइल का ऑक्यूपेशन उस पर बना रहे, और इंडिया के खुद जमीनें ऑक्युपाइड हैं पाकिस्तान के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का इतना बड़ा हिस्सा ले रखा है उन्हीं ने। फिर उसके अलावा ये भी है अक्साई चीन उनके पास है, चाइना के पास। भारत की पॉलिसी जो है वो ये है कि इनसे ये जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज है वापस लेने की। अगर इसराइल को कंडोम कर देंगे तो फिर उनका हमारा जो स्टैंड है वो कितना वीक हो जाएगा। इसे कभी भी नहीं, भारत पैलेस्टाइन को बहुत ज्यादा सपोर्ट देता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रमल्ला गए और महमूद अब्बास से जाके मिले, शायद जनरल साहब भूल गए। फिर उसके अलावा ये भी था कि भारत के साथ साहब, मैं फिलिस्तीन के साथ हूं, मैं फिलिस्तीन को चाहता हूं कि तू नेशन थ्योरी के अंदर में फिलिस्तीन को मिले, मगर आप यदि कहेंगे हमास इज फिलिस्तीन एंड फिलिस्तीन इज हमास आगा साहब, तो मैं डिसएग्री करूंगा। आपका बड़ा इज्जत करता हूं, तो ये सिलेक्टिव नहीं हो सकता। मैंने शुरू में स्टार्ट किया था कि मैं इस आतंकवादी संगठनों को नहीं सपोर्ट करता हूँ। हमास कभी नहीं कर सकती है। बात मैंने ये भी कही कि बाद में अल्टीमेटली जो बात होगी वो पैलेस्टाइन अथॉरिटी से होगी, और अथॉरिटी ही के थ्रू बातचीत होगी, जो कि 2 स्टेट सोल्यूशन में बिलीव करती है। हमास नहीं बिलीव करती स्टेट सोल्यूशन में। ये मैंने शुरू में कहा, शायद आपने
पे ध्यान नहीं दिया। मैं आपके साथ एग्री हूं आगा साहब, आप बड़े सुलझे हुए और करेक्ट आदमी हैं, मैं आपको हरदम मानता हूं। इज्जत आज मुझे थोड़ी सी ये लगी, यदि इजिप्ट नहीं खड़ा हो रहा है, यूएई नहीं खड़ा हो रहा है, और आप ये कह दीजिए कि पूरा अरब वर्ल्ड पूरा खड़ा है, सर प्लीज अंडरस्टैंड। और ये कहिएगा कि पैसे बांट दिए, आपने ये भी कहा उन्होंने पैसे बांट दिए, अरब में बड़ा गुस्सा है। इन चीजों के साथ मैं नहीं एग्री करता। ये चीज अभी 21वीं सदी की है और नूरे साहब ने इसको जाने दिया, पास करने दिया। पास तो करेंगे, डिबेट हमारे आपके बीच नहीं है, समझने की बात है। इसलिए आगा साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट, और मैं काटू साहब को भी ड्यू रिस्पेक्ट, सारे वही बोल रहे हैं, फिलिस्तीनी और हमास एक नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ, हमास और फिलिस्तीन अलग है, और इजराइल ने ऑक्यूपेशन बोल रहे हैं, उन्होंने 2005 में छोड़ दिया, पूरा का पूरा गाजा स्ट्रिप को छोड़ दिया। मगर उसी गाजा स्ट्रिप से यदि आपके ऊपर, और आप फिर हम मिला रहे हैं बातचीत, आप मिलाते हैं कि एक्साइड चिन्ह है, पीओके, प्लीज फॉर द गॉड से डोंट ट्राई टू अदरवाइज ये सारे जो लोग बैठे हैं दिल्ली के, जिन्होंने ये डिसीजन लिया है कि ये गलत हुआ है हमास का, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते इन डिबेटों में। हम इंडिया के स्टैंड को नहीं जा सकते, हम इंटेलेक्चुअल। जी सिन्हा साहब, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है सर, मैं एक ब्रेक लेके वापस आता हूँ, इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ कि सॉल्यूशन अभी क्या निकल सकता है इसका, क्योंकि युद्ध की आग भड़कती जा रही है। छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं। इजराइल और हमास के बीच में एक ज़बरदस्त जंग छिड़ी हुई है, उसी को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे शांत हो। अल्टीमेट तो ये है इसका समझने का, ये कैसे ये बंद हो, क्योंकि इससे बहुत सारे निर्दोष लोग परेशान हो रहे हैं। इससे पहले कमर साहब और जनरल के साहब ने अपने अपने तर्क रखे, डिसएग्रीमेंट के साथ उन्होंने अपने अपने तर्क रखे। काटू जी, आपका उसमें क्या टेक है, जो बात जनरल सिन्हा कह रहे थे? देखिए, मैं कुछ नुक्ते कहना चाहता हूं, इजाजत दीजिए। पहली चीज कि हमास का जो आतंकवाद है उसको तो कोई कबूल नहीं कर सकता और ना ही करना चाहिए। वो आतंकवादी संगठन है, उसने आतंकवाद का प्रयोग किया है और बेगुनाहों को मारा है इजराइल में। उसके खिलाफ तो सभी को आवाज उठानी चाहिए, और हमारा जो रुख रहा है उसमें उस तक वो बिल्कुल सही। लेकिन मेरे मन में प्रश्न है, जनरल साहब बहुत ज्ञानी हैं सैनिक मामलों के, प्रश्न है, स्वाभाविक है कि इजराइल जो कि इतना शक्तिशाली है उस एरिया में, क्या हो गया कि 1000 से ज्यादा उसने पूरा आयरन डोम और जो सब सजाया हुआ था, कि 1000 से ज्यादा लोग आ गए हमास के और सिविलियंस को मारा। यहां तक कि आर्मी कैंप्स में ब्रिगेडियर लेवल अफसरों को उठा के ले गए उनके नाइट क्लोथ्स में। और एक दुनिया को एक नई चीज अब उत्पन्न हुई है जो कि सबको अब समझ के रहना पड़ेगा कि एक ये भी हो सकता है कि 150 से ज्यादा लोग अपने पड़ोस में ले जाके उनको बंदी बना लो, हॉस्टेजेस रख लो। इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए वो कम हो। लेकिन इजराइल में ये क्या हुआ, क्योंकि दुनिया मानती है कि बहुत शक्तिशाली है, मोसाद जो है वो सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो कहीं ना कहीं तो चूक हुई। ये तो सिन्हा साहब भी मानेंगे कि कहीं ना कहीं तो चूक हुई और बहुत बड़ी चूक हुई। हाँ, दूसरी काजू साहब, एक छोटा सवाल मेरा ले लीजिए। अगर मान लीजिए इजराइल में जो आयरन डोम और तरह तरह की बातें होती हैं वो उनका वीक भी था, या मैं कहता हूँ उन्होंने अनमैन्ड छोड़ दिया था अपनी उस फेंसिंग वाले इलाके को, तब भी हमास को राइट या किसी को राइट थोड़ी मिलता कि आप जाके हमला कर देंगे। नहीं, ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा कि अगर मान लीजिए ये मैं आपसे नहीं, ये कहा मैं कह रहा हूं कि इजाजत, किसी को इजाजत है कि वहां जाके हमला करे। हाँ, लेकिन डिफेंस जब बनता है तो डिफेंस तो इसीलिए बनता है कि अगर दूसरा गलती करे और अनजस्टिफाइड हमला करे तो हमारे पास प्रोटेक्शन हो।
मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जस्टिफाई करें, मैं कह रहा हूं कि किसी को भी, मान लीजिए नेपाल है, नेपाल ने कौन सी वहां पे सेना खड़ी कर रखी है, वहां जाके कोई 10 लोग हमला कर दे तो उसको ये थोड़ी कहा नेपाल की चूक हो गई। अरे बेचारा नेपाल की चूक हो ही जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए मैं कुछ आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि जो डिफेंसेस इजराइल ने बनाए हुए हैं उसकी तुलना दुनिया में और कहीं जगह नहीं है, और ये तो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट सिन्हा साहब, जनरल साहब भी मान रहे हैं कि उनसे चूक हुई। दूसरी चीज आपने पूछा सोल्यूशन क्या है। हाँ, ये जरूर है कि हमस को खत्म करिए। हाँ, ये अलग बात है कि इख्वान मुस्लिमीन की एक विचारधारा है, एक थियोलॉजी है, उसको खत्म करना मुश्किल होगा क्योंकि उसकी जड़ें इस्लाम धर्म में बहुत ही डीप है। हाँ, वो एक इस्लामी बात है, उसमें हम जो गैर मुसलमान हैं उसमें उसको उतना नहीं समझ सकते जो कि मुसलमान भाई समझते हैं। और अगर उनकी जड़ों इस इख्वान को खत्म करना है तो वो मुस्लिम समाज ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। तीसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब आगे का क्या रास्ता है। अब आगे का, हमस को तो आपने खत्म कर दिया, क्या अब हम ये मान के चलें कि जितना फलस्तीनी गाजा में रहते हैं सब हमस के लोग हैं? और क्या गाजा में फलस्तीनियों को वहां से फलस्तीनियों को निकाला जाएगा? और अगर निकाला जाएगा तो वो कहां जाएंगे? इसी तरह आखिरी पॉइंट, इसी तरह वेस्ट बैंक में अगर पूरी भूमि इजराइल के कब्जे में आ जाए और फलस्तीनी फिर वहां से निकाले जाएं तो ये तो वही स्थिति होगी। और माफ कीजिए, फिर इतिहास में मैं जा रहा हूं कि दरअसल बना क्यों इजराइल? वो इसलिए बना क्योंकि यूरोप में यहूदियों के खिलाफ जो भी अत्याचार हुआ वो इतिहास में कभी किसी और के साथ शायद नहीं हुआ, खाली यूक्रेन, ये जिप्सीज और इनके साथ हुआ जो हिटलर ने किया। और जो कि यहूदी जो हैं वो होलोकॉस्ट में वो खाली अपना कहते हैं, जो और लोग मारे गए हिटलर के गैस चेम्बर्स में उस पर कम प्रकाश डाला जाता है। ये भी इतिहास क्या। तो अपने वहां जो मुश्किलात थी वो यूरोप ने जाके बसा दी फलस्तीन में। अब सवाल ये है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना है। अगर आगा साहब कह रहे हैं कि भाई अब तो हो नहीं सकता क्योंकि सेटलर्स हैं, अगर नहीं हो सकता तब तो मुझे बहुत मायूसी है, और वाकई मुझे मायूसी है। जी सर, काजू सर मैं आता हूं आपके पास दोबारा से एक बार। सर एक सेकंड, मैं यही कहता हूं कि यही एक सोल्यूशन है जो आप कह रहे हैं। 2 स्टेट ही एक सोल्यूशन है और कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। और सऊदी अरेबिया भी इसी बात की इस वक्त बात कर रहा है, और बहुत ईरान को छोड़ के बाकी सब इसी का, अरब लीग का भी यही एक रेजोल्यूशन है 2002 का। 2 स्टेट सोल्यूशन की बात उन्हीं ने भी की थी कि दोनों स्टेट साइड बाय साइड रहेंगी अमन शांति। जनरल सिन्हा जी, आप इंटरवीन करना चाह रहे थे। मैं उस जो बात मैंने काटजू से कही थी वो एकदम सही पर्सपेक्टिव में रख दूं जिससे कोई गलत ना समझे। मैं ये कह रहा हूं कि इजराइल से चूक हो गई है, ये मेरे लिए बहुत इर्रेलेवेंट क्वेश्चन है। आप डिफेंस एक्सपर्ट, आप बताइएगा इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं अपने घर में शांति से बैठा हूं, मैंने अपने घर में ताला नहीं लगाया, तो आपको ये राइट थोड़ी मिलेगा आप चोरी कर ले मेरे घर में आके, और फिर कहे कि आप तैयार क्यों नहीं थे, सतर्क क्यों नहीं थे? अमेरिका में हो गया था 9/11, तो वो क्या माना जाए? एब्सोल्युटली। इसको देखिए, सच्चाई तो ये है 2005 में 21 बस्तियां जो कि एब्सोल्युटली डेवलप थी, वो गाजा से बाय ओन विल इजरायलियों ने हटा दिया था गाजा स्ट्रिप से 2005 में। 2005 में पीएलओ का वहां पर होता था, सिविल वार हुआ 2 साल, कोई नहीं बात करता इसका, और उसने पीएलओ को मार के भगाया वेस्ट बैंक में। और आज हमास वहां पर पूरा नेतृत्व कहता तो है कि उसकी सरकार है, मगर उसका एक मिलिट्री विंग है। वो मिलिट्री विंग जिसने नीचे ये 41 किलोमीटर, मैं गया हूं वहां, 10 किलोमीटर के अंदर में 1500 किलोमीटर का टनल बनाया गया है जो कि मेडिटेरियन में जाता है, इजिप्ट की तरफ जाता है और उसके नॉर्थ वेस्ट में जाता है, जहां से ये निकल करके आते हैं
और पूरी फैक्ट्री बनी हुई है जहां से ये रॉकेट बनाते हैं, जिसकी रेंज 16 से 40 ले गए हैं। और देखिए, बात उसकी नहीं है, बात यह है कि उन्होंने तो 2014 में भी हुआ है ऑपरेशंस। ये आप क्योंकि हम सिलेक्टिव बातें करते हैं। 2014 में नेतन्याहू साहब ही प्राइम मिनिस्टर थे। 3 इजरायली बच्चों को उन्होंने अब्डक्ट कर लिया था और उन्होंने बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया। और उसके अंदर में 2014 में, और सरकार ये नहीं कि ये मोदी की गवर्नमेंट थी, उसके बाद आई है, वो उस समय उन्होंने गए 80,000 सोल्जर के साथ पूरा सैनिटाइज किया। यदि आप जाएंगे, जो आप बात कर रहे हैं, जिसके अल सैफा हॉस्पिटल, जहां पर उनके काज़म ब्रिगेड का हेडक्वार्टर आज भी है, उसको बर्बाद किया गया है। और फिर उसको दिखाया जाएगा कि ये हॉस्पिटल में मार रहे हैं और वहां पर 23 लाख लोग हैं। वो सारे के सारे हमास नहीं है। हमास की टोटल मिलिट्री विंग की संख्या 5,000 है। प्लीज समझने की चेष्टा करें। वहां पर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डेंसिटी है, कोई उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं। उनको एक गैस चैम्बर तो कम होगा। यदि आप जाइएगा उनके अंदर में, उनको लाइन में लाने के लिए हमास टॉर्चर करता है अपने ही लोगों को जी। मगर हम उसको सपोर्ट करेंगे इसलिए कि हम फिलिस्तीन से उसको जोड़ देते हैं। हम फिलिस्तीन बोलते हैं, हमास एक ही सांस में बोलना चाहते हैं। देखिए, भारत सरकार कोई ऐसे नहीं बैठी हुई है, क्योंकि हम लोग भी वहां बात करते हैं। तो वो ऐसे जब डिसीजन लेती है, कहीं भी फिलिस्तीनियों के साथ उन्होंने नहीं कहा कि हम नहीं खड़े हैं। हम फिलिस्तीनियों का और 2 नेशन का जो सोल्यूशन आगा साहब दे रहे हैं, अब वही सोल्यूशन ही है जी। सोल्यूशन। मगर सुन ले, एक भी बात सुन ले, जहां किसने बांटा इंडिया पाकिस्तान को? किसने बांटा? ब्रिटिश ने बांटा। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को किसने बांटा? अमेरिकन ने बांटा। ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी, जब एक बर्लिन वॉल टूटा तो किसने किया? ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हम केवल 2 नेशन थ्योरी, क्योंकि इंडिया में 47 में यही डिबेट चलाया था, यही डिबेट जो खा गया। गांधी जी ने कहा था कि मेरे खून के ऊपर में 2 स्टेट बनेंगे। आज हम 2 स्टेट की बात ऐसे करते हैं क्या? इजराइल और फिलिस्तीनी, क्योंकि उनकी धर्म एक है। यदि आप कुरान शरीफ में जाएं, 83 टाइम्स उसमें वर्णन है यहूदियों का, मगर हम उसको कहते हैं कि ये एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, क्योंकि खून के प्यासे बनाना चाहते हैं हम। और इनको थोड़ा सा डीप रिसर्च करके फिर हम डिबेटों में बैठ। जी सिन्हा जी, सर सुनिए ना आप मेरी बात। फ्रांस और ब्रिटेन ने ही ये सब वहां पे रायता फैलाया है इजराइल का, ठीक है। आपकी जो थ्योरी हिस्ट्री के मैंने वो पढ़ा है, और मैं उससे क्यों बचना चाह रहा था, क्योंकि ये फिर डिबेट 1000 साल पुरानी, 1500 साल पुरानी चलेगी। उसमें कोई शक नहीं है कि उसमें इजराइल का पहला हक बनता है। अगर आप ऑक्यूपेशन की उस थ्योरी से जाएंगे तो पढ़िए इतिहास सारे लोग। लेकिन अगर हम उस वैल्यू जजमेंट वाली डिबेट पे जाएंगे तो फिर हम किसी अंत में नहीं पहुंचेंगे। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि हमको थोड़ा सा बाहर से आकर के 50 के बाद से आकर के देखना चाहिए। शिवकांत जी, इसमें आप ऐड करे थे। मुझे एक चीज समझाइए, जब ये कहा जाता है कि ये इनको अलग अलग करके देखिए, तो ये हमस किसका रिप्रेजेंटेटिव, कौन है ये, किसने इसको मान्यता दे रखी है? अगर 5000 लोग हैं तो कैसे सस्टेन कर रहे हैं अब तक? 2005 से 2023 हो गया। वहां इतना भयानक रेडिकलाइजेशन हो चुका है कि इनको उस ग्राउंड पर सपोर्ट है। भाई 5000 तो खाली आदमी घुस आए थे, हम कह रहे हैं 5000 केवल हमस के लोग हैं। चुनाव जीत के आए हैं, चुनाव जीतते हैं, ये अलग बात है कि गुंडागर्दी वाली पार्टियां भी चुनाव जीतती हैं। चुनावों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, और एक बार नहीं 2-3 बार चुनाव जीत के आए हैं, तो इसलिए इनको ठीक है। आम शहरी जो है वो अगर आतंकी या उग्रवादी पार्टी हो या इस तरह का कोई गिरोह हो तो उससे कैसे लड़ेगा? वो आमतौर पे ये करता है, वो चुप रहता है। तो ये संभव है कि रेडिकल ये जो लोग हैं वो 5-10 हज़ार हो, जैसा जनरल साहब कह रहे हैं, और बाकी लोग जो हैं वो चुपचाप उनको बर्दाश्त करते हैं। तो ये मान के चला जाता है कि ठीक है, उनका प्रभाव है, उन्हीं के अंदर सब चल रहा है। लेकिन फतेह पार्टी भी जो है वो अपने लोग खड़े करती थी, वो हारी बार। पता नहीं, मतलब हमने कभी नहीं कहा कि हमस फिलिस्तीन का प्रतिनिधि है,
इन कर्नल साहब को कहाँ से ये बात लग गई और उसी पे लगे हुए हैं। तो ये तो हम तीनों में से किसी ने नहीं कहा और नहीं कोई इसको मानता है। असली बात वह घूम फिर के जो आती है सॉल्यूशन की, जो आप कह रहे थे, देखिए जिस तरह के लोग पश्चिमी बैंक में बस्तियां बना करके इसराइल ने बसाए हैं, बेजलेल स्मोत्रिच उनमें से, उनकी एक ज़ायनिज़्म पार्टी है, आजकल वो वित्त मंत्री हैं। तो वो उसी तरह के हैं जैसे हमास हैं। वो ये कहते हैं कि फिलिस्तीनियों को इस ज़मीन पे रहने का कोई हक नहीं है, तो मैं तो मतलब मर जाऊंगा लेकिन फिलिस्तीनियों को दूसरा देश नहीं बनने दूंगा। तो ऐसे लोग भी हैं। तो अब हम ये तो नहीं मानेंगे कि वही इसराइल के जो है नुमाइंदा हैं, वही इसराइल का प्रतीक है। तो दोनों तरफ ऐसे लोग हैं। जब तक आप उन बस्तियों को हटाएंगे नहीं वहां से, क्योंकि स्थिति ये हो गई है कि उनको सुरक्षा की जरूरत है जी, वो फिलिस्तीनियों के साथ रह नहीं सकते, न वो फिलिस्तीनियों पे विश्वास करते, न फिलिस्तीनी उन पे विश्वास करते। आपने स्थिति ऐसी पैदा कर दी है कि वो वहां टू नेशन थ्योरी प्रैक्टिकली संभव नहीं है जब तक वो हटेंगे। जैसे गजा में आपने हटाया था, वहां से हटाने की स्थिति में इसराइल नहीं है इस वक्त। जी शिवकांत जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने जो लास्ट में कही ना, कि ये इतना आसान नहीं जो लोग कह रहे हैं टू नेशन टू नेशन टू नेशन, इतना आसान है क्या? वहाँ जाके देखिए ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है। मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन मैंने जितना डीपली पढ़ा है शो के चक्कर में या इससे पहले पिछले समय में भी, उससे इतना आसान नहीं लगता है ये कि ये हो पाएगा। और जो जनरल साहब जहाँ ले जाना चाहते हैं, दरअसल समस्या का समाधान वहीं से होगा। अब वो मिलिट्री से होगा, बातचीत से होगा, प्यार मोहब्बत से होगा, समझदारी से होगा, लोकल सॉल्यूशन से होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन होना चाहिए। क्योंकि युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता किसी के लिए भी, क्योंकि उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं। खबरें आ रही कि बच्चों को जिंदा जला दिया गया है, भून दिया गया उनको। तो ऐसी बर्बरता को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उसके खिलाफ तो बहुत सख्त मिलिट्री एक्शन की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों को।